स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम सामान्य अध्ययन समग्र रिवीजन सीरीज के इस दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस सीरीज में जैसा आप पहले पार्ट को देख के जान गए होंगे, तो हमारी जो सीरीज चल रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सीरीज है। और इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं इतिहास, भूगोल, जिसमें भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, साथ ही साथ इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत, भारत की राज्य व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद यूपी स्पेशल संदर्भित क्वेश्चन, फिर उसके बाद में अर्थव्यवस्था से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चार्ट वाइज, ठीक है। लिस्टिंग की तरीके से आप इसको समझ लीजिए कि लिस्टिंग की तरीके से क्विक रिवीजन सीरीज की तरह इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जो आपका आगामी जो परीक्षा है, चाहे वो बीपीएससी की एग्जाम हो या यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, ठीक है, वहां दोनों में ये बहुत ही आपके लिए मददगार सिद्ध होने वाली है। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपको इसी सीरीज से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस सीरीज का भरपूर लाभ उठाइए, वीडियो को लाइक करिए, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर लिखिएगा, पसंद आ रहा है वीडियो तो हट देकर जाइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं समग्र सामान्य अध्ययन रिवीजन सीरीज का पार्ट 2। सबसे पहले हम लोग किस पे चर्चा करेंगे? बेरोजगारी। बेरोजगारी से संबंधित क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में पूछा जाता रहा है। सबसे पहले देखते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी किसको कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखें घर्षणात्मक बेरोजगारी, ठीक, सबसे पहला पॉइंट है। इसके बारे में जाने तो एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार के मिलने के बीच की जो अवधि होती है उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। तकनीकी परिवर्तन आदि के कारण जनित बेरोजगारी, जैसे छटनी, ठीक है, छटनी भी है, घर्षणात्मक बेरोजगारी के बीच में रखा जाता है, ठीक है। आगे देखें, इसे खोज या स्वैच्छिक बेरोजगारी माना जाता है। यह विकसित देशों में पाई जाती है। जो घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है वो ज्यादातर कहां पे पाई जाती है? जो विकसित देश होते हैं वहां पे पाई जाती है। आगे बात करें, अगला बेरोजगारी का प्रकार है संरचनात्मक बेरोजगारी। कैसे होता है? कौशल के अभाव में, ठीक है, कौशल के अभाव के कारण जनित बेरोजगारी जो होती है संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। भारत में सर्वाधिक संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए आगे देखें, अन्य प्रकार कौन सा है? प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हो, ठीक है, साथ ही इसमें व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। यह विशेषकर कृषि असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी जो होती है मूलतः कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, साथ ही किसी कार्य में आवश्यकता से ज्यादा लोग लगे होते हैं। अगर जो कोई खेत है वहां पे चाहिए 4 लोगों का काम है लेकिन वहां 10 लोग लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति को प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी मौसम जनित बेरोजगारी होती है, विशेषकर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है कि एक विशेष क्षेत्र में विशेष टाइम पीरियड में मजदूरों की आवश्यकता है, ठीक है, जैसे रोपाई के लिए मजदूरों की आवश्यकता है, रोपाई हो गई, मजदूरों का काम खत्म, तो वो मौसमी बेरोजगारी है। चक्रीय बेरोजगारी स्फीति या मंदी के कारण जनित बेरोजगारी होती है। भारत में इसके आंकड़े नगण्य हैं, विशेषकर विकसित देशों में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीजें याद रखिए बेरोजगारी से संबंधित। चलिए आगे डिस्कस करें। भारत में आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन से क्वेश्चन आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और हर बार लगभग क्वेश्चन आर्थिक नियोजन से पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आर्थिक नियोजन। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी किताब? ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इंजीनियर्स डे, इन्हीं के जो जयंती होती है इंजीनियर्स डे के रूप में मनाई जाती है, तो 1934 में विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई थी। इसमें सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की चर्चा की गई थी, ठीक है। सबसे पहले आर्थिक नियोजन की चर्चा किसमें की गई? प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया किताब में की गई थी। इसमें आर्थिक विकास हेतु 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। कितने वर्षीय? 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया में। उसके बाद अगला टॉपिक देखें, राष्ट्रीय नियोजन समिति। जो भारत में आर्थिक नियोजन है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय नियोजन समिति की चर्चा कर ले। तो जो 1938 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसी में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। जो राष्ट्रीय नियोजन समिति है इसका गठन सुभाष चंद्र बोस जो अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था 1938 का, उसमें सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसी दौरान इसको 1938 में गठित किया गया था। और राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। चलिए आगे देखें, बॉम्बे प्लान देख लेते हैं। 1944 में बॉम्बे प्लान लाया गया था। मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा इसको लाया गया। इसके सूत्रधार अर्देशियर दलाल थे। कौन? अर्देशियर दलाल जो थे वो इसके सूत्रधार थे। इसमें 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का लक्ष्य बताया गया था, ठीक है। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय को 3 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ठीक है। जो बॉम्बे प्लान था इसे बताया गया था कि
इसी अवधि के दौरान, जो 15 वर्ष की अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय है उसको 3 गुना हो सकता है, मतलब 3 गुना किया जा सकता है, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आगे देखें, नियोजन एवं विकास विभाग, इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखना 1944 में नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना हुई थी। साथ ही साथ गांधीवादी योजना कब लाई गई? तो एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन भी है। ठीक, 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा लाई गई थी। विकेंद्रीयकृत आर्थिक मॉडल पर बल दिया गया था, कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आगे देखें, पीपुल्स प्लान। पीपुल्स प्लान 1945 में एम एन रॉय के द्वारा लाया गया, 10 वर्ष की अवधि हेतु लाया गया था। कृषि पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया। मूल विशेषता इसकी क्या थी? तो समस्त कृषि एवं उत्पादन को राष्ट्रीयकरण करना इसकी मूल विशेषता थी, जो पीपुल्स प्लान था। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पीपुल्स प्लान किसके द्वारा लाया गया था? एम एन रॉय के द्वारा 1945 में लाया गया था और ये 10 वर्षों की अवधि हेतु लाया गया था। आगे देखें, सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया। जो सर्वोदय योजना था 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें कृषि, लघु और कुटीर उद्योगों पर जोर दिया गया। किस पर जोर दिया गया? जो कृषि, लघु और कुटीर उद्योग हैं उन पर जोर दिया गया। ठीक है, तो यहां पे सर्वोदय योजना की बात हो गई। आगे देखें, योजना आयोग। अब योजना आयोग, अब तो नीति आयोग हो गया, योजना आयोग समाप्त हो गया, लेकिन योजना आयोग से संबंधित क्वेश्चन आप जान लीजिए। ये 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर? केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया था। अध्यक्षता देखें तो अध्यक्षता इसकी कौन करता है? तो प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना योजना आयोग का मूल कार्य था। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना जो होती थी उसकी सिफारिशें कौन करता था? योजना आयोग करता था। आगे देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके बारे में जान लेते हैं। 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ठीक है, जब मैं, देखिए, जहां जहां मैं स्टार बना दूं ना, आप समझिए कि वो पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ठीक है, योजना आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। संवैधानिक निकाय है। ठीक, ये भी पूछा जा चुका है। नियोजन के लिए सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, योजना आयोग के सचिव एनडीसी के भी सचिव होते हैं। जो योजना आयोग के सचिव होते हैं वही एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के सचिव होते हैं। कार्य क्या है? योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करना, योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करना तथा समय समय पर योजनाओं का मूल्यांकन करना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मूल उद्देश्य है, मूल कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो आर्थिक नियोजन है उनसे संबंधित चीजों पे चर्चा कर ली। अब आइए पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियों को देख लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्य जो है उनमें कौन कौन सी पहाड़ियां किन किन राज्यों में स्थित है उनके बारे में चर्चा कर ले। अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लूं। चलिए, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पाई जाती हैं आइए देखते हैं। मीरी, आबोर, मिश्मी, डफला, पटकाई ब्रूम। ठीक है, तो मीरी, आबोर, मिश्मी, डफला, पटकाई ब्रूम जो है पहाड़ियां कहां पे पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। असम में कौन कौन सी पहाड़ियों का विस्तार है? मिकिर, उत्तरी रेंगमा, बरेल पहाड़ियां। ठीक है, इनका विस्तार जो है वो असम में है। नागालैंड में नागा पहाड़ियां। मेघालय में गारो खासी जयंतिया। ठीक है, गारो खासी जयंतिया ये स्थानीय जनजातियां भी हैं और ये 3 पहाड़ियां भी हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, क्रम भी पूछ लेता है। ये जो गारो है, ठीक, जो जयंतिया है वो सबसे पूर्व में है। ठीक है, फिर उसके बाद में बीच में खासी है और गारो जो है ये पश्चिम में है। तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां कहां पे है? मेघालय में है, पूछा जा चुका है। मणिपुर में अगर हम बात करें तो बरेल पहाड़ियों का विस्तार मणिपुर में है। ठीक है, अब मिजोरम में देखें तो मिजो और लुसाई पहाड़ियां कहां पे है? मिजोरम में है। तो ये सारी पहाड़ियां आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सेवन सिस्टर में फैली हुई जो भी पहाड़ियां हैं वो सारी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सब कुछ पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ठीक है, यहां से लगभग अब तक अगर जो पीवाईक्यू देखा जाए तो 5 से 7 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से आ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक से यूपीपीसीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था और यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय ध्वज की बात कर ले तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। किसके द्वारा तैयार किया गया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। यह भी पूछा जा चुका है, स्टार बना के रखिए। तीलियां कितनी होती है? 24। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 इसका होता है अनुपात। बीच में नीला चक्र होता है, जो व्हील है उसका कलर कौन सा है? तो नीला है। यह भी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। राष्ट्रगान अगर देखें,
राष्ट्रगान के बारे में जान ले। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में इसे, रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि से इसे लिया गया है। ठीक है, जो राष्ट्रगान है गीतांजलि में लिखा गया था, वहीं से इसको लिया गया है, पूछा जा चुका है। पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। याद रखना, ये पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में। ठीक है, जब आप इतिहास का पूर्वावलोकन देखेंगे तो उसमें ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। गायन की अवधि 52 सेकंड होती है, आप जानते ही हैं। पहली बार कब गाया गया था? ठीक है, और देखिए पहली बार कब गाया गया था मैंने आपको बता दिया, 27 दिसंबर 1911 में। ठीक है, यहां पे देखिए एक पीवाईक्यू और, पहली बार 1950 में तत्वबोधिनी पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। पहली बार प्रकाशन किस में हुआ था? तत्वबोधिनी सभा में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। लिखा कहां पे गया था? गीतांजलि में लिखा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा, कप्तान आबिद अली द्वारा। किसके द्वारा? कप्तान आबिद अली द्वारा। जो राष्ट्रगान है ना, उसको हिंदी में अनुवाद किया गया था। भारत भाग्य विधाता के नाम से हिंदी में अनुवाद किया गया। तो भारतो भाग्यो विधातो ऐसे कुछ लिखा हुआ था, बंगाली में लिखा था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, भारतो भाग्यो विधाता विधातो। ठीक है, वो बंगाली में लिखा था, लेकिन भारत भाग्य विधाता जनगण मन अधिनायक जय हे किसने लिखा था? कप्तान आबिद अली ने हिंदी में इसका हिंदी में इसका अनुवाद किया था। चलिए आगे देखें। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। बंकिम चटर्जी ने आनंद मठ से लिया है। ठीक है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ है सन्यासी विद्रोह का जिसमें उल्लेख किया गया है, वहीं से इसको लिया गया है। इसे बंगाली और संस्कृत, यह बंगाली और संस्कृत में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? बंगाली और संस्कृत में लिखा गया है। इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 में पहली बार कलकत्ता अधिवेशन के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था। आगे देखें, राज चिन्ह जो है अशोक का सिंह स्तंभ। ठीक, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया अशोक स्तंभ, जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है, वहां से इसको लिया गया है। राष्ट्रीय कैलेंडर 2019 के पीवाईक्यू। ठीक है, देखिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। शक संवत पर आधारित है। पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र, और अंतिम महीना फागुन का होता है। ठीक है, चैत्र रामनवमी आप जानते होंगे, जब चैत्र रामनवमी होती है तो जो नवरात्रि स्टार्ट होती है, नवरात्रि का पहला दिन, ठीक है, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन शक संवत का पहला दिन होता है। ठीक है, और वहीं पर फागुन जो होता है इसका अंतिम महीना होता है। चलिए, हमने राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जान लिया। आगे देखें, मुख्य क्रांतिकारी घटनाएं। ठीक है, क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए पूछ लेता है आपसे, मुख्य क्रांतिकारी घटनाएं कौन सी पहले हुई थी, कौन सी बाद में हुई थी। इस वजह से क्रोनोलॉजी महत्वपूर्ण है। ठीक, रैंड तथा आयस्ट की हत्या कब हुई थी? 1897 ईस्वी में। मुजफ्फरपुर बम कांड कब? 1908 में। जैक्सन हत्याकांड 1909 में। करजन वायली हत्याकांड कब हुई थी? 1909 में हुई थी। वहीं पे दिल्ली बम कांड कब हुआ था? 1912 में हुआ था। सैंडर्स हत्याकांड 1928। जनरल डायर हत्याकांड कब हुआ था? 1940 में। तो जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप देख लीजिए, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखें, प्रमुख घाटियां और उनकी अवस्थिति। जो प्रमुख घाटियां हैं और उनकी अवस्थिति मैच द फॉलोइंग में पूछा जा चुका है, और ये एग्जाम में अगर जो आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो लगभग 5 से 7 क्वेश्चन यहां से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, देखते हैं लायर घाटी कहां पे है। यहां पे एक तरफ घाटी दे रखी है और दूसरी तरफ उनका देश दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लायर घाटी कहां पे? फ्रांस में है। बादा घाटी कहां पे है? इंडोनेशिया में है। चितवन घाटी नेपाल में है। सेक्रेड घाटी ये पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में। लायर घाटी भी पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में। नेपाल में जो चितवन घाटी है उसके बारे में पूछा जा चुका है। ठीक है, सेक्रेड घाटी कहां पे? पेरू में। काठमांडू घाटी पता ही चल रहा है नेपाल में है। हम्बर घाटी कहां पे? कनाडा में है। पो घाटी पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, इटली में है। ठीक है, स्वात घाटी पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, पाकिस्तान में है। किंग घाटी कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ब्लैकवुड घाटी कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। वोल्कन घाटी ऑस्ट्रेलिया में। प्लीजेंट घाटी कहां पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। रैबिट घाटी कहां पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रैंड घाटी कहां पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो यहां पे प्रमुख जो घाटियां हैं और उनकी जो अवस्थिति है, किस देश में अवस्थित है, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, गैस आधारित प्रमुख परियोजनाएं। ठीक है, एग्जाम में यहां से पीवाईक्यू आप देखेंगे तो पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस आधारित परियोजना है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी गैस आधारित परियोजना कहां कहां पे है। एक तरफ दे रखा है परियोजना गैस आधारित और दूसरी तरफ दे रखा है किस राज्य में अवस्थिति है। ठीक है, तो अंता गैस आधारित परियोजना कहां पे है? राजस्थान में है। औरैया गैस आधारित परियोजना पीवाईक्यू का क्वेश्चन है आपका, पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश में है।
वहीं पर अगर हम बात करें ददरी, ये भी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कावस कहां पे है? गुजरात में अवस्थित है। झानोर गंधार कहां पे है? तो ये गुजरात में अवस्थित है। राजीव गांधी CPP कायाकुलम कहां पे है? ये केरल में अवस्थित है। तो यहाँ पे जो गैस आधारित प्रमुख परियोजनाएं हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। ठीक है, चलिए आगे देखें। अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्यों को देख लेते हैं। ठीक है, अंतरिम मंत्रिमंडल जो था उसके जो सदस्य थे वो कौन कौन से थे, किस किस कौन कौन सा उनका मंत्रिमंडल में कौन कौन सा मंत्रालय मिला हुआ था। देखें तो जो वेवेल थे, जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उसके अध्यक्ष कौन थे? वेवेल थे। ठीक है, जो वायसराय वेवेल थे तो वो उसके अध्यक्ष थे। वहीं पर अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष, ठीक है, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल मंत्रालय इनको मिला हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या मिला हुआ था? गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिला हुआ था। जॉन मथाई को क्या मिला हुआ था? उद्योग एवं आपूर्ति मिला था। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय मिला था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय मिला हुआ था अंतरिम मंत्रिमंडल में। CH भाभा को, ठीक है, CH भाभा को कार्य खनन एवं बंदरगाह मिला हुआ था अंतरिम मंत्रिमंडल में। आगे देखें कौन से मंत्री और थे। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था। अरुणा आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय मिला हुआ था। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे अंतरिम मंत्रिमंडल में। लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे, ठीक है, और मुस्लिम लीग से संबंधित थे। वहीं पे हम बात करें आई चुनिंदगर, इनको वाणिज्य मंत्रालय मिला हुआ था। अब्दुल रब निस्तर, इनको संचार मंत्रालय मिला हुआ था। जोगेंद्र नाथ मंडल, ये भी मुस्लिम लीग से संबंधित थे, इनको विधि मंत्रालय मिला हुआ था। गजनफर अली खान, इनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला हुआ था। तो यहाँ पे 15 मंत्रियों के बारे में हमने चर्चा कर ली जो अंतरिम मंत्रिमंडल में सम्मिलित थे। चलिए आगे बढ़ चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? चोल काल में भूमि के प्रकार। ठीक है, जो चोल काल था उसमें जो भूमि का प्रकार था उसको देख लेते हैं। किसे कहा जाता था? वेल्लन व गई। ठीक, वेल्लन व गई क्या होता था? गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि होती थी, वेल्लन व गई। अब ब्रह्मदेय क्या होता था? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। वहीं पर साला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव की जो भूमि होती थी उसको साला भोग कहा जाता था। देवदान या तिरुमठ कन्नी किसको कहा जाता था? मंदिर में उपहार दी गई भूमि को देवदान या तिरुमठ कन्नी कहा जाता था। पल्ली चंदनम, ठीक है, पल्लिल चचदम, जैन संस्थानों को दी गई भूमि जो होती थी उसको पल्ली चंचदम कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे चोल काल की जो भूमियां होती थी, प्रोनाउंस करने में आप जानते ही हैं, जो साउथ के नाम है उनको ऐसे ही प्रोनाउंस किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, जो चोलकालीन भूमियों के प्रकार हैं, एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी सारी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है और ब्रह्मदेय तो एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आगे चर्चा करते हैं बहमनी साम्राज्य के बाद जो अस्तित्व में आए शासक उनके बारे में। बीजापुर के बारे में जान लेते हैं। कौन सा बीजापुर कब अस्तित्व में आया? 1489 में। ठीक है, वंश कौन सा यहाँ शासन करता था? आदिल शाही वंश बीजापुर से संबंधित था। एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक तरफ दे दिया है साम्राज्य और दूसरी तरफ कौन सा वहां पे वंश शासन कर रहा था। ठीक है, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर एक तरफ दे देता था और वहां के जो शासक थे उनका मतलब कौन सा वंश शासन कर रहा था वो एक तरफ दे देते थे। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है 2-3 बार, तो याद रखिएगा इसको, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बीजापुर 1489 में। वंश कौन सा यहाँ शासन करता था? आदिल शाही वंश। संस्थापक यूसुफ आदिल शाह यहाँ का जो संस्थापक था बीजापुर का वो था। ठीक है, अहमदनगर की बात कर ले, 1490 में स्थापना होती है। कौन सा वंश यहाँ शासन करता है? निजाम शाही वंश शासन करता है। संस्थापक कौन? तो मलिक अहमद इसका संस्थापक था। बरार की बात कर ले, इमाद शाही वंश यहाँ पे शासन करता था। संस्थापक फतेउल्लाह इमाद शाह यहाँ का शासक था। ठीक है, संस्थापक था। आगे बात कर ले, गोलकुंडा 1512 में अस्तित्व में आया। कुतुब शाही वंश यहाँ पे शासन करता था। संस्थापक कुली कुतुब शाह यहाँ का संस्थापक था गोलकुंडा का। बीदर की बात कर ले, 1526। ठीक है, बरीद शाही वंश का यहाँ पे शासन था। संस्थापक कौन था? अमीर अल बरीद। ठीक है, अमीर अल बरीद यहाँ पे जो बरीद था उसका संस्थापक था। ठीक है, बरीद शाही वंश का। चलिए आगे बात कर ले, गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जान लेते हैं। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। विष्णु मंदिर कहाँ पे है? ठीक है, एक तरफ मंदिर दे रखा है और दूसरी तरफ कहाँ पे है वो मंदिर, तो इसके बारे में जान लेते हैं। विष्णु मंदिर जो है गुप्तकालीन कहाँ पे है? तिगवा कहाँ पे पड़ता है? जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, वहीं पर शिव मंदिर भूमरा नागौद मध्य प्रदेश में पड़ता है। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में पड़ता है। दशावतार मंदिर कहाँ पे है? जो ईंटों द्वारा निर्मित है, देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन है। यूपी स्पेशल के
जो सेक्शन होता है उसमें ये पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में। आगे देखें, शिव मंदिर जो खोह का है वो नगौद, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। लक्ष्मण मंदिर ये भी ईंटों से निर्मित है, कहां पे अवस्थित है? भीतरगांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। ये भी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, ठीक है। यहां पे ये 3 मंदिर पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और मेंस में तो ये पूछा ही गया कि गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो उनमें आपको इन मंदिरों का जिक्र करना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखें, मृदा अपर्दन की प्रक्रिया। अब मृदा अपर्दन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखें, आसफाल अपर्दन किसे कहते हैं? आसफाल अपर्दन जो होता है, वर्षा की बूंदों के द्वारा अपर्दन जो होता है उसको क्या कहा जाता है? आसफाल अपर्दन कहा जाता है। वहीं पर परत अपर्दन किसे कहते हैं? तो जब मिट्टी जल के साथ बहने लगे तो उसे परत अपर्दन के नाम से जाना जाता है। रिल अपर्दन किसे कहते हैं? जब मिट्टी की छोटी एवं गहरी नालियां बन जाती है तो उसे रिल अपर्दन कहा जाता है, ठीक है। वहीं पर अवनालिका अपर्दन किसे कहा जाता है? जो चंबल घाटी का जो है इलाका, वहां पे अवनालिका अपर्दन होता है। तो जब रिल अपर्दन की नालियां बड़ी एवं विस्तृत हो जाती हैं, ठीक है, जो रिल अपर्दन के द्वारा जो नालियां का निर्माण होता है वो बड़ी और गहरी हो जाती हैं, विस्तृत हो जाती हैं, तो उनको रिल अपर्दन कहा जाता है। और जो चंबल घाटी है, चंबल घाटी में बने खो खड्डे इसी के उदाहरण है, ठीक है। धारा चैनल अपर्दन किसको कहते हैं? जब जल एक मोटी व बड़ी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगे, ठीक है, तो उसी को धारा चैनल अपर्दन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बात करें, महत्वपूर्ण समितियों के बारे में जान लेते हैं। कौन सी समिति किससे संबंधित है? ये एग्जाम में पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, तो इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि जितने स्लाइड यहाँ पे लगाए गए हैं वो सब के सब आपके एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण है। देखिए, स्वामीनाथन समिति जो है इसका संबंध किससे है? स्वामीनाथन समिति का संबंध है जनसंख्या नीति से, ठीक है। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? प्रतिभूति घोटाले से संबंधित है। दंतेवाला समिति का संबंध बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंधित है। सरकारिया आयोग पीवाईक्यू पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। आगे देखें, गोस्वामी समिति पीवाईक्यू औद्योगिक रूढ़ता से संबंधित है। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है। बीएस व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण शाख के विस्तार से संबंधित है। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। वहीं पर देखें, सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित पीवाईक्यू पूछा जा चुका है। मीरा सेठ समिति पीवाईक्यू पूछा जा चुका है, हथकरघा के विकास से संबंधित है। तो यहाँ पे जितने समितियों का नाम है ये सारी समितियां पीवाईक्यू में पूछी जा चुकी हैं आपकी, ठीक है। तो ये सारी समितियां पीवाईक्यू में पूछी जा चुकी हैं और फिर आगे की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो। आगे देखें, पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत, ठीक है, पीवाईक्यू में यहां से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और इसी वजह से इन स्लाइड को यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। तो भू सन्नति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? कोबर ने दिया था। आगे देखें, तापीय संकुचन का सिद्धांत किसने दिया था? जेफरीज ने दिया है, ठीक है। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत किसने दिया है? डेली ने दिया है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? वेगनर ने दिया है, ठीक है। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत डेली ने, जबकि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर ने दिया है, ठीक है। संवहन तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? होम्स के द्वारा दिया गया है। रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत किसके द्वारा? जूली के द्वारा दिया गया है। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसके द्वारा? हैरी हैस के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे जो पर्वत निर्माण के लिए विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं और सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीवाईक्यू में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, इनको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बात कर ले, अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां। आंग्ल मराठा, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्धों से संबंधित जो प्रमुख संधियां हैं उन संधियों के बारे में जान लेते हैं। पहली संधि है वर्ना संधि, कब हुई थी? 1731 में हुई थी। उसके बाद देखें संगोला की संधि, कब? 1750 में। सूरत की संधि, ठीक है, सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी। बड़गांव की संधि 1779 में हुई थी। वहीं पे देखिए सालवाई की संधि 1782 में हुई थी। बसीन की संधि कब हुई थी? 1802 में हुई थी, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। देखिए एक ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कौन सी संधि किस सन में हुई थी, एक तो ऐसे पूछा जाता है। दूसरा, इनका क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए दे देता है, ठीक है।
तो क्रोनोलॉजी सेट करने के उद्देश्य से भी इसको आप देख लीजिए, उसी अरेंजमेंट में यहाँ पे सारी चीजें दे रखी है कि कौन सी पहले हुई थी कौन से बाद में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी? 1803 में हुई थी। राजपुर घाट की संधि 1804 में हुई थी। नागपुर की संधि 1816 में हुई थी। ग्वालियर की संधि 1817 में हुई थी। पूना की संधि 1817 में। मंदसौर की संधि जो हुई थी वो भी 1817 में हुई थी। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने आंग्ल मराठा संघर्ष और उनके बाद जो प्रमुख संधियां थी उन संधियों के बारे में चर्चा कर ली। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको जान लें। स्थापना कब हुई थी? ठीक, पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखें, सदस्य कौन कौन से थे? ये सदस्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन, पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि सर्वेंट ऑफ इंडिया के सदस्य नहीं थे, तो पहले आप जाने रहिए कौन कौन सदस्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही साथ एमसी सीतलवाड़ इसके सदस्य थे। बीएन राव जो आगे चल के संवैधानिक सलाहकार बनते हैं वो भी इसके सदस्य थे। एमएन जोशी, ठीक है, एमएन जोशी इसके सदस्य थे। आगे देखें, श्रीनिवास शास्त्री और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। तो ये जितने नाम यहाँ पे है ना, ये सारे नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सब बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे हो, चाहे वो एमसी सीतलवाड़ रहे हो, बीएन राय रहे हो, एमएन जोशी रहे हो, श्रीनिवास शास्त्री रहे हो या हृदयनाथ कुंजरू रहे हो। आगे देखें, नागपुर से हितवाद नामक अंग्रेजी अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के द्वारा ही 1911 से नागपुर से हितवाद नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। ठीक है, एग्जाम में पूछे कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा हितवाद नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था? 4 ऑप्शन दे दो तो टिक करके आइएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, चलिए आगे देखें। प्रमुख दर्रे, दर्रों से क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है दर्रा कितना महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। देखते हैं, बनिहाल दर्रा कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। बारालाचला दर्रा कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला दर्रा कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। लिपुलेख दर्रा कहां पे है? उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा कहां पे है? सिक्किम में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरफ दर्रा और दूसरी तरफ किस राज्य में उसकी अवस्थिति है उनके बारे में दिया गया है। आगे देख ले, कुछ अन्य दर्रे की भी जान लेते हैं। रोहतांग दर्रा कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। जलैपला दर्रा सिक्किम में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। और बुर्जिला दर्रा कहां पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में। देखिए यहां से मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं दर्रों से, तो इस वजह से एक तरफ दर्रा और उनकी अवस्थिति किस राज्य में है उन राज्यों की बारे में बता दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अम्ल और जिसमें पाया जाता है, अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। ठीक है, कौन सा अम्ल किस में पाया जा रहा है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। एसिटिक अम्ल, सिरका जो होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वहीं जो चींटियां होती हैं, ठीक है, जो चींटियां बर्रे इत्यादि होते हैं उनके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक एसिड पाया जाता है, तभी फफोले पड़ जाते हैं फार्मिक एसिड से। ठीक है, नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि में कौन सा? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो सिट्रिक अम्ल होता है वो किसमें पाया जाता है? नींबू कुल के जो फल होते हैं उनमें पाया जाता है। आगे देखें, जो दही होती है इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस, उसी के कारण दूध दही में परिवर्तित होता है। ठीक है, पालक जो होता है इसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। पालक में क्या? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। आंवला सिट्रस फल से विटामिन सी जिनसे प्राप्त होती है उनमें स्कर्विक एसिड पाया जाता है। ठीक है, स्कर्वी रोग जो होता है उसमें सहायक है विटामिन सी। ठीक है, तो जो सिट्रस फल आंवला इत्यादि होते हैं उसमें स्कर्विक एसिड पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली हो गया, अंगूर हो गया, कच्चे आम हो गए, जिनसे जो बहुत मतलब खट्टापन जिनसे लगता है, तो टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? जिसमें बहुत खट्टापन लगता है, इमली में, अंगूर में, कच्चे आम को। ठीक है, चलिए तो यहां पे हमने जान लिया, एक तरफ अम्ल दे रखा है और दूसरी तरफ वो किसमें पाए जाते हैं उसके बारे में दे रखा है। यहां से मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक एसिड, दही वाला पूछा जा चुका है आपसे, वहीं पर स्कर्विक एसिड के बारे में पूछा जा चुका है, टार्ट्रिक अम्ल के बारे में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स लगे हुए हैं। चलिए आगे देखें। देखिए ऋग्वेद में जो वर्णित नदियां हैं और उनका आधुनिक नाम क्या है, पीवाईक्यू में पूछा गया है, प्राचीन इतिहास से संदर्भित है, ये प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ऋग्वेद में वर्णित नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम, ठीक है, प्राचीन और आधुनिक नाम। परशुनी नदी, रावी नदी के यहाँ पे देखिए ये प्राचीन नाम है। ठीक है, एक साइड में प्राचीन नाम दे रखा है और दूसरे साइड में आधुनिक नाम दे रखा है। ठीक है,
प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। ठीक, तो यहां पे सबसे पहले देखें, परशुणी रावी नदी के नाम से जानी जाती है, वितिस्ता झेलम के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अस्किनी को चिनाब के नाम से जाना जाता है, विपाशा व्यास जो नदी है उसको प्राचीन काल में ऋग्वैदिक काल में विपाशा के नाम से जाना जाता था। जो गोमल है, गोमल नदी, इसको प्राचीन काल में ऋग्वैदिक काल में गोमती के नदी से, कुर्रम को कुमु के नाम से। ठीक है, आगे देखें, जो कुंभा है, काबुल नदी है, उसको कुंभा के नाम से, सुवास्तुत स्वात नदी को, और दृष्टावती जो है घग्गर को किस नाम से जाना जाता था, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। सतुद्री, ये भी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, सतलज के नाम से। सदानीरा, ठीक है, गंडक नदी के नाम से। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीपीएससी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। जो सिंधु है, इसको किस नाम से जाना जाता था, हिरण्ययानी के नाम से जाना जाता था। तो ये सारे नाम जो प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम है, उनको आप देख लीजिए, आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष, जो समितियां थी, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्या वो मैच द फॉलोइंग हो या डायरेक्टली हो। तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटी का। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन, राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन, राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय तथा अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति जो थी, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे। मूल अधिकार उप समिति महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है यहाँ पे। ठीक है, मूल अधिकार उप समिति जो है वो जेबी कृपलानी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, जो उप समिति थी मूल अधिकारों के लिए उसके अध्यक्ष थे। ठीक, तो यहाँ पे समितियां एक तरफ दे रखी है, दूसरी तरफ उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए। आगे देख लेते हैं, कुछ समितियां और हैं। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित तथा आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन, एवी ठक्कर। संघीय शक्ति संबंधी समिति जो थी, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष। प्रांतीय संविधान समिति, देखिए केंद्रीय संविधान समिति जो थी उसके तो जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। कार्य संचालन संबंधी समिति, यहाँ पे जो कार्य संचालन संबंधी समिति थी, के.एम. मुंशी उसके अध्यक्ष थे। सदन समिति, हाउस कमेटी जो थी, पटब्बी सीतारमैया, ठीक है, उसके अध्यक्ष। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति जो थी, राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में जो तदर्थ समिति बनी थी, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। वहीं पर संविधान सभा के कार्यकरण यानी कि फंक्शन संबंधी समिति थी, जीवी मावलंकर उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, जो लोकसभा के बाद में अध्यक्ष बनते हैं पहले। तो यहाँ पे संविधान सभा के जो कार्यकरण है उसके संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन, जीवी मावलंकर। तो यहाँ पे सारी समितियां और उनके अध्यक्ष कौन बने थे उनके बारे में जिक्र कर दिया, पता चल गया। चलिए आगे देखें, वेद और उनसे संबंधित पुरोहित। ठीक है, वेद और उनसे संबंधित पुरोहित जो होते थे, चारों वेद यहाँ पे दे रखा है, एक तरफ वेद दे रखा है, और उनके जो पुरोहितों को क्या कहा जाता था वो देख लेते हैं। ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे उनको होता कहा जाता था। ये ऋग्वेद के उच्चारक होते थे, बेसिकली इनका कार्य क्या होता था, ऋग्वेद का जो उच्चारण करते थे उनको होता कहा जाता था और ऋग्वेद से संबंधित थे। सामवेद के देखें तो सामवेद के जो पुरोहित होते थे उनको उद्गाता कहा जाता था। ये बेसिकली सामवेद जो था वो गायन वेद था और इसको गाने का कार्य करते थे। उद्गाता तो उनको गायक कहा जाता था। ठीक है, गायक होते थे। उद्गाता जो होते थे बेसिकली होते क्या थे, गायक होते थे। अगर हम देखें यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्वयु कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अधर्वयु कहा जाता था। पीवाईक्यू पूछा जा चुका है। और यज्ञ का संपादन इनका मुख्य कार्य होता था, यज्ञ के संपादक होते थे। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। यज्ञ का निरीक्षण करना इनका मूल कार्य होता था। क्या होता था, यज्ञ का निरीक्षण करना इनका मूल कार्य होता था, इनको ब्रह्म कहा जाता था और ये अथर्ववेद के पुरोहित होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पुरोहित और उनसे मतलब जो वेद संबंधित है वेदों की बात कर ली। चलिए आगे देखें, कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां, किसके द्वारा क्या टिप्पणी की गई थी कांग्रेस के लिए, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां से क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, किसके द्वारा कहा गया था। ठीक है, कांग्रेस जो है वो केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, डफरिन के द्वारा यह कहा गया था। ठीक है, आगे देखें, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। किसने कहा था, कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह वक्तव्य था और यह पीवाईक्यू में आपके पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखें, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, किसने कहा था, अरविंद घोष ने कहा था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था।
वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा किसके द्वारा कहा गया था? अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया था। जो कांग्रेस है वो 3 दिन का तमाशा है। जब सम्मेलन होता है कांग्रेस का तो केवल 3 दिन के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसा किसने कहा था? अश्विनी दत्त ने कहा था। वहीं पर कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमागी उपज है, ठीक है, ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था कि जो कांग्रेस है वो डफरिन की दिमागी उपज है। आगे देखें, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, विपिन चंद्र पाल ने कहा था। किसने कहा था? विपिन चंद्र पाल ने कहा था कि जो कांग्रेस है वो याचना करने वाली एक संस्था है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रमुख टिप्पणियां हैं, टिप्पणियों के बारे में हमने चर्चा कर ली कांग्रेस से संबंधित। अब देख लेते हैं 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उस पर इतिहासकारों का क्या मत है, ठीक है। इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति पर क्या वक्तव्य दिए थे उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है 1857 की क्रांति, बीडी सावरकर ने कहा था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। किसने कहा था? बेंजामिन डिजायरेली ने कहा था कि एक राष्ट्रीय विद्रोह है, ठीक है। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह किसने कहा? लॉरेंस और सीले, ठीक है, सर जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा कहा गया था कि 1857 की क्रांति पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ठीक है। आगे बात करें, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र, यह किसने कहा था? ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू टेलर, ये 2 लोग जो थे ये कह रहे थे कि जो 1857 की क्रांति है ये हिंदू मुस्लिमों का अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है, एक षड्यंत्र है। आगे देखें, बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध, किसने कहा है? टी.आर. होम्स ने कहा है कि 1857 की क्रांति बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध है, ठीक है। आगे देखें, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, ये किसने कहा था? L.E.R. रिज ने, ठीक है, L.E.R. रिज ने कहा है कि यह धर्मांधों और ईसाइयों के बीच में युद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1857 की क्रांति पर विभिन्न मत हैं उन मतों के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब आइए देखते हैं स्थानीय शीतल हवाओं के बारे में। स्थानीय शीतल हवाएं, एक तरफ हवाएं दे रखी हैं, शीतल हवाएं दे रखी हैं, ठीक, और दूसरी तरफ कहां पे वो चलती हैं वो दे रखा है। एक सेकंड, एक तरफ हवा दे रखी है और वो कहां पे चलती है स्थान दे रखा है, ठीक है, वही इधर भी दे रखा है। चलिए, विलिवाओ अलास्का, ठीक है, बोरा एड्रियाटिक सागर में चलती है, शीतल हवा है। मिस्ट्रल कहां पे चलती है? स्पेन और फ्रांस में चलती है, शीतल हवा है। बुरान जो है ये रूस में चलती है। बाइज दक्षिणी फ्रांस में चलती है। पैम्पीरो, ठीक है, पैम्पीरो जो है ये अर्जेंटीना में चलती है। फ्रियोजेम ये ब्राजील में चलती है। नार्दर संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। नार्टी ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। पोनेटी, ठीक है, ये कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद देखें, पेपागायो मैक्सिको में चलती है। मेस्ट्रल उत्तरी इटली में चलती है। नेवाडास इक्वाडोर में चलती है। विली विली ऑस्ट्रेलिया में चलती है। उसके बाद देखें, सिस्टान ये पूर्वी ईरान में चलती है। हबूब जो है शीतल हवाएं हैं ये सूडान में चलती हैं। पूर्गा कहां पे चलती है? पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, ये टुंड्रा में चलती है। और केप डॉक्टर ये चलती है दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र में। तो यहां पे सारी हवाओं के बारे में हमने चर्चा कर ली। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? पूछे इस तरीके से जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शीतल हवा नहीं है, ठीक है। तो 4 ये इनमें से आप जब लिस्ट देखे रहेंगे तो ये पता रहेगा कि 3 तो शीतल है लेकिन 1 नहीं है। या तो आपसे कैसे पूछेगा? दूसरे तरीके से मैच द फॉलोइंग करके पूछेगा। 4 ऑप्शन इधर, 4 ऑप्शन इधर, ठीक है। एक तरफ हवाएं और दूसरी तरफ किस देश में चलती हैं, देश का नाम दे देगा। तो 2 तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पीवाई को पूछे गए हैं। जब आप ज्योग्राफी का पीवाई के पूर्वावलोकन पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा इन सब चीजों को। चलिए आगे जान लेते हैं घटनाक्रम, क्रोनोलॉजी। देखिए, क्रोनोलॉजी के लिए 1931 का ईयर जो है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है आइए देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद की जो शहादत हुई थी कब हुई थी? 27 फरवरी 1931 को हुई थी। इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला इवेंट यही होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर जो सेट करने के लिए क्वेश्चन आए यहां से तो आप देखे रहिए। गांधी इरविन समझौता पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, वन लाइनर में भी पूछा जा चुका है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद उसके बाद क्या होता है? गांधी इरविन समझौता होता है। कब? 5 मार्च 1931 को होता है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी कब होती है? 23 मार्च 1931 को होती है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब होता है? 29 से 31 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन होता है कांग्रेस का। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है सितंबर दिसंबर 1931 में, ठीक है। गांधी जी द्वारा इस सम्मेलन में भाग लिया गया और यह पहला
और एकमात्र सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है, कांग्रेस ने ये जिस सम्मेलन में भाग लिया गोलमेज सम्मेलन, वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था और पहली बार था कि गांधी जी इसमें सम्मिलित हुए थे। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे, 3 में से दूसरे वाले में गांधी जी गए थे। तो यहाँ पे ये क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को आप देखे रहिएगा, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चर्चा करें, मिट्टी की वस्तुएं और प्राप्त स्थल। ठीक है, प्राचीन काल में कौन से ऐसे मिट्टी की वस्तुएं और कहां से प्राप्त हुई हैं, उन सब के बारे में यहां पे एक लिस्ट दे रखी है, चर्चा कर लेते हैं। मिट्टी का नाव कहां से मिला है? लोथल से मिला है। ठीक है, लोथल जो था गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध था, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, और यहीं से मिट्टी की एक नाव मिली है, प्राप्त हुई है। मिट्टी का हल कहां से मिला है? पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, बनावली से मिला हुआ है। वहीं मिट्टी की बैलगाड़ी कहां से मिली है? पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, मेंस में पूछा गया था 2017 के। तो बैलगाड़ी जो मिली है मोहनजोदड़ो से मिली है। वहीं अगर हम बात करें मिट्टी की 2 नारी मृण मूर्तियां कहां से मिली है? बनावली से मिली है। भारत में एकमात्र यहीं से नारी मृण मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, बनावली से। आगे देखें, यहां पे मिट्टी की मूर्तियों की बात चल रही है। ठीक है, एकमात्र स्थल ऐसा है जहां पे मिट्टी की नारी की मूर्तियां मिली है। कहां से? बनावली से। मछली, कछुआ, घड़ियाल की मृण मूर्तियां हड़प्पा से मिली हैं। घोड़े की मृण मूर्ति कहां से मिली है? लोथल और मोहनजोदड़ो से। लोथल और मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली है, यानी कि मिट्टी की मूर्तियां मिली है। यहां पे अस्थियों की बात नहीं हो रही है, मिट्टी की मूर्तियों की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखें, आक्रामक वृषभ की मृण मूर्ति कालीबंगा से मिली है और वृषभ की मृण मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो यहाँ पे जो प्रमुख मिट्टी की मूर्तियां हैं, उन मिट्टी की मूर्तियों और उनके प्राप्त स्थलों की चर्चा हमने कर ली। चलिए आगे देखते हैं, प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। प्रस्तावना से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपके यहाँ पे चर्चा कर ले। प्रस्तावना आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इससे संबंधित जो तथ्य हैं उन तथ्यों पर देखते हैं। बेरूवारीवाद कब का है? सन आप याद रखिएगा, एग्जाम में एक तरफ केस दे देगा और दूसरी तरफ सन दे देगा, मैच करने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, और इसमें क्या मतलब क्या कहा गया था इस सन में, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रावधान क्या है, तथ्य क्या है इससे संबंधित बेरूवारीवाद से। तो बेरूवारीवाद कब का है? 1960 का है। और प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरूवारीवाद में कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद आता है गोलकनाथवाद। गोलकनाथवाद कब का है? 1967 का है। प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा कहा गया। प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा गोलकनाथवाद में कहा गया था। वहीं हम केशवानंद भारतीवाद की बात कर ले तो 1973 में, और केशवानंद भारतीवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। हाल ही में केशवानंद भारती जी का निधन भी हो गया था, तो इस वजह से और इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1973 में आया था संविधान का भाग। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और इसको मूल ढांचे का भी भाग माना गया। ठीक है, जो प्रस्तावना है उसको संविधान के साथ साथ में मूल ढांचे का भाग माना गया। आगे देखें, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडियावाद कब आया था? 1994 में आया था और इसमें संविधान का अभिन्न भाग माना गया प्रस्तावना को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 जो प्रमुख वाद है प्रस्तावना से संबंधित, उन वादों पे चर्चा कर ली। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस सन में आया था और किस वर्डिक्ट में क्या कहा गया था प्रस्तावना को लेकर, ये सारी चीजें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण में पीवाईक्यू में पूछी जा चुकी हैं और अभी आगामी जो परीक्षा है बीपीएससी और यूपीपीसीएस उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखें, प्रस्तावना पर महत्वपूर्ण विचार। प्रस्तावना पर किसने क्या कहा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा क्या कहा गया है कि उद्देशिका हमारे सपनों व विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, यह किसने कहा है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है। प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्रों की जन्म कुंडली है, ये किसने कहा है? ये के.एम. मुंशी ने कहा है कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है, जन्मपत्री है। ठीक है, आगे देखें, सुभाष कश्यप, ठीक है, प्रमुख संविधानविद जो है सुभाष कश्यप, उनके द्वारा क्या कहा गया है? संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। ठीक है, ये किसने कहा था? सुभाष कश्यप ने कहा है। वहीं पर अगर हम देखें, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है संविधान की आत्मा का है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा। वहीं आगे हम बात कर ले, N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसके द्वारा कहा गया है? N.A. पालकीवाला के द्वारा कहा गया है। अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा क्या कहा गया है? संविधान की कुंजी। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? तो यहां पे आप जान लीजिए, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है। आगे देख लें, उद्देशिका। अब प्रियम्बल के बारे में कुछ चीजें और जान लेते हैं। प्रियम्बल, उद्देशिका। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया। पारित कब हुआ? ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा। पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है डेट, ये कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर को। पारित कब हुआ?
22 जनवरी 1947 पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, स्टार बनाए दे रहा हूं। आगे देखिए, संविधान का संक्षिप्त संस्करण व उसका दर्शन प्रस्तावना को ही कहा जाता है, ठीक है, उद्देशिका को ही कहा जाता है। आगे देखें, यह न्याय योग्य नहीं है, जो उद्देशिका या जो प्रियम्बल है वो न्याय योग्य नहीं है, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, ठीक है। और अभी हाल ही अब प्रस्तावना जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक वाद दायर किया गया था, ठीक है, जो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, क्या नाम है उनका, बीजेपी के जो लीडर है राज्यसभा के, ठीक है, बहुत फेमस नाम है, ठीक है, सुब्रमण्यम ऐसे कुछ नाम है शायद उनका, ठीक है। तो उनके द्वारा जो केस डाला गया था, ये डाला गया था कि जो उद्देशिका जो प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जो 42वां संविधान संशोधन से संबंधित कुछ बात था, तो उससे संबंधित एक अभी हाल ही में प्रस्तावना से संबंधित एक केस फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इसमें जो परिवर्तन हुआ था तो उसको प्रस्तावना 2 कर दिया जाए, प्रस्तावना 2 माना जाए, क्योंकि उसमें एक बार संशोधन किया जा चुका है, ठीक। तो उसी चीज को लेकर उद्देशिका प्रियम्बल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से वर्तमान में। इस वजह से उद्देशिका से संबंधित जो भी टॉपिक है उन चीजों को आप पढ़ के जरूर जाइएगा। अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और इसी को लेकर चैलेंज किया गया है अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावना को। प्रस्तावना में निम्न चीजों को जोड़ा गया, ठीक है, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, ठीक है। इसमें निम्न की चर्चा की गई, प्रस्तावना जो है इसमें किन किन चीजों की चर्चा की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है कथन कारण में। राजनैतिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता की बात कर ले, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, ठीक है, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। और वहीं समानता देख ले तो 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, ठीक है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता की बात उद्देशिका में की गई है, ठीक है। चलिए आगे देखें, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, भारत की संचित निधि जो है आर्टिकल 112(3) में दे रखा है, ठीक, भारत की संचित निधि का उल्लेख आर्टिकल 112(3) में है। और इस पे जो भारित व्यय है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, किसका कौन कौन से भार व्यय होते हैं। यहाँ से राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता कहां से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। वे ऋण जो सरकार को चुकाने हैं वो कहां से, संचित निधि से ही दिए जाते हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन व भत्ते किससे दिए जाते हैं, संचित निधि से ही दिए जाते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते संचित निधि से। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ता संचित निधि से। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पेंशन कहां से दिया जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो पेंशन होता है, और यही चीज पीवाईक्यू में पूछी गई है, ठीक है, यही चीज पीवाईक्यू में पूछी जा चुकी है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। वहीं पर राज्यपाल की जो पेंशन होती है, पेंशन दी जाती है संचित निधि से, ठीक, जो भारत की संचित निधि है, भारत की संचित निधि से पेंशन दिया जाता है, जबकि जो वेतन दिया जाता है वो कहां से, राज्य की जो संचित निधि है वहां से दिया जाता है। कैग के बारे में बात कर ले तो कैग का वेतन एवं भत्ता संचित निधि से ही दिया जाता है। तो यहाँ पे भारत के संचित निधि के बारे में जो जहां से भारित व्यय है, भारित व्यय के बारे में चर्चा कर दी, और इसका उल्लेख कहां पे है, तो आर्टिकल 112(3) में है। कहां पे, आर्टिकल 112(3) में। चलिए आगे देखें, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में और फिर से पूछे जाएंगे, ठीक है, हर बार पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन यहां से आता ही आता है एग्जाम में। तो भारत की प्रमुख जनजातियों को देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपतानी जनजाति, आबोर, मिश्मी, डफला, मीरी, सिम्फो आदि जनजातियां जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। असम में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, चकमा, मिकिर, बोरा, ठीक है, ये जनजाति असम में पाई जाती है। मेघालय में बात करें गारो, खासी, जयंतिया, इन्हीं के नाम पे 3 पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। नागालैंड की बात करें अंगामी, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। कोन्याक पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। मणिपुर में कुकी, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, और अभी जो कुकी समुदाय है उससे संबंधित जो विवाद हुआ था मणिपुर में, ठीक है, तो इस वजह से कुकी और इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात करें लेप्चा और मुग, ये जनजाति कहां पे, मणिपुर में। त्रिपुरा में भूटिया, चकमा, गारो, कुकी जनजाति पाई जाती है त्रिपुरा में। मिजोरम की बात कर ले तो मिजो और लखेर, ठीक, लखेर जनजाति मिजोरम में पाई जाती। वहीं आगे हम बात कर ले पश्चिम बंगाल की, तो असुर, भूमिज, बिरहोर, लोढ़ा, लेप्चा, माघ, महली, मलपरिया, और उसके बाद में
पोलिया जनजाति ये पाई जाती है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे एक तरफ राज्य दे रखा है और दूसरी तरफ जनजातियां दे रखी हैं, कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। आगे देख लें, कुछ और राज्यों के बारे में बात कर लें। झारखंड में संथाल, पहाड़िया, मुंडा, हो, बिरहोर, उरांव, खरिया, तमरिया जनजाति पाई जाती है झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है प्रमुख रूप से, ये जाने रही आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यू पूछा जा चुका है। थारू, भोटिया, ठीक है, जौनसारी, राजी, भुइया, खरवार, माझी, कोल आदि जनजातियां जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में पाई जाती हैं। उड़ीसा की बात कर लें तो जुआंग, सांवरा, करिया, खोंड और कंद जनजातियां उड़ीसा में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कौन सी? पहाड़ी, मारिया, मुरिया, दंडामी, गोंड, बैगा, परजा, भट्टार, अगरिया, भील, सहरिया, कोरांव, हलवा इत्यादि जनजातियां जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। गद्दी और गुज्जर जनजाति कहां पे? हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में गद्दी और बक्करवाल जनजाति पाई जाती है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। राजस्थान में देखें तो भील, मीना, फिर उसके बाद में कठोरिया, गसरिया इत्यादि जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात कर ले, चेंचू, कोरबा, खोंड, बगदाज, फिर उसके बाद कोया, बगता, गदाबा इत्यादि जनजातियां आंध्र प्रदेश में। इरुला पूछा जा चुका है आपके पीवाईक्यू में, कहां पे? केरल में पाई जाती है। कुरुम्बा, कादर, पुलियार इत्यादि जनजातियां केरल में। तमिलनाडु में टोडा पूछा गया है पीवाईक्यू में, बहुपति विवाह जो प्रचलित है वो टोडा जनजाति में प्रचलित है। टोडा, कोटा, कुरम्बा, बगडा इत्यादि जनजातियां जो तमिलनाडु में। अंडमान निकोबार की बात कर ले तो इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ग्रेट अंडमानी जनजाति, ग्रेट निकोबारी जनजाति, ओंगे जनजाति, जारवा, सोमपेन और सेंटनली पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। सोमपेन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार जो इस बार इलेक्शन आयोजित किया गया, ठीक है, तो इलेक्शन जो आयोजित किया गया था 2024 में, पहली बार सोमपेन जनजाति ने अपने मतदान का उपयोग किया था, पहली बार इसने मतदान किया है, तो इस वजह से सोमपेन जनजाति इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहां पाई जाती है? अंडमान निकोबार में जनजाति पाई जाती है। साथ साथ में सेंटनली जनजाति जो सुनामी आई थी 2004 की, इस वजह से ये जनजाति जो थी सुर्खियों में आ गई थी और ये सबसे आदिम जनजाति मानी जाती है, ठीक है, जो अभी भी पाई जाती है। चलिए अब राज्यसभा और लोकसभा की कुछ शक्तियों के बारे में जिक्र कर लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित जो उनकी प्रमुख शक्तियां हैं उन शक्तियों के बारे में जान ले, कौन कौन सी शक्तियां महत्वपूर्ण है। राज्यसभा की शक्तियां, तो राज्यसभा की जो शक्तियां हैं उनके अंतर्गत देखें तो गैर धन विधेयकों को मंजूरी प्रदान करना, समवर्ती और संघ सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाना इसकी प्रमुख शक्ति है। वहीं पर किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान करे, यह भी उसकी एक शक्ति है। और इसमें कार्यपालिका और पिछले प्रस्तावों से प्रश्न पूछने की शक्ति है, ठीक है। मतलब राज्यसभा में कार्यपालिका और पिछले प्रस्तावों से संबंधित प्रश्न पूछने की शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है। यह सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और न्यायाधीशों के चुनाव तथा उनके निष्कासन में भाग ले सकता है, ठीक है, ये शक्तियां प्राप्त है। आगे देखें लोकसभा की शक्ति, धन विधेयक में संशोधन करे, धन और गैर धन विधेयकों को लागू करना एवं उसे पेश करना, यह लोकसभा के अंतर्गत आता है। कराधान, बजट और वित्तीय विवरण से संबंधित प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करे, ठीक है, ये भी लोकसभा की शक्तियां हैं। प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न, संकल्प प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव पारित करने और शक्तियों के निंदा के माध्यम से कार्यपालिका की जांच करना, ये भी लोकसभा की शक्तियां हैं। यहां अकेले उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। जो उपाध्यक्ष होता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया जो होती है वो कहां पे अकेले शुरू हो सकती है? लोकसभा में ही शुरू हो सकती है, राज्यसभा की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखें लोकसभा की कुछ विशेष शक्तियां, लोकसभा के पास कुछ स्पेशल शक्तियां प्राप्त है, उन स्पेशल शक्तियों की बात कर ले। कौन सी विशेष शक्तियां हैं? ठीक है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। जो धन विधेयक होते हैं ना, तो वो केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, ये लोकसभा की स्पेशल शक्ति है, ठीक है, ये राज्यसभा में नहीं पेश किया जाएगा। आगे देखें मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कथन कारण में पूछा जा चुका है ये आपके पीवाईक्यू में। जो मंत्रिपरिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो वो लोकसभा के प्रति होता है, ना कि राज्यसभा के प्रति। आगे बात करें लोकसभा के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को हटा सकते हैं। लोकसभा के सदस्य चाहे तो जो अविश्वास प्रस्ताव होता है उसे पारित करके जो सरकार होती है उसे हटा सकते हैं, ठीक है। बाद में उसको राज्यसभा से पास करवाना पड़ता है, लेकिन शुरुआत जो होती है यहीं से हो जाती है। आगे देखें प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। अब एक तरफ क्षेत्र दे रखा है और दूसरी तरफ वो किस देश में अवस्थित है उनके बारे में दे रखा है। लॉरेन क्षेत्र कहां पे है? लॉरेन जो है ये फ्रांस में है। वहीं पे किन्की क्षेत्र जापान में है। कांटो जापान में है प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र।
केहिन, ठीक है, केहिन कहां पे है, ये भी जापान में है। कैंटन पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, चीन में है। रूर जर्मनी, हर बार पूछा जाता है, ठीक है, जो रूर औद्योगिक क्षेत्र है कहां पे है, जर्मनी में है। सार कहां पे है, ये भी जर्मनी में है। आगे बात करें अपर सिलेसिया, ये भी जर्मनी में है। सिक्सोनी कहां पे है, पीवाईक्यू में पूछा गया है, जर्मनी में है। ब्रिस्टल कहां पे, पीवाईक्यू है, ये भी यूनाइटेड किंगडम में है। लंकाशायर पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में अवस्थित है। वहीं आगे हम बात करें बेलो हिरोजंटाले, ठीक है, ब्राजील में है। दक्षिण अपलेशियन प्रदेश कहां पे है, ये यूएसए में है। और ये सभी विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र है। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता से पहले भारत में गठित प्रमुख समिति एवं आयोग और किससे संबंधित है उनके बारे में जान लें। समिति दे रखा है और किससे संबंधित है उनके बारे में चर्चा की गई है यहाँ पे। आइए देखते हैं कौन कौन से। चार्ल्स वुड घोषणा पत्र, ठीक है, जिसको आप चार्ल्स वुड घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं, ये किससे संबंधित था, तो ये शिक्षा से संबंधित था और 1854 में इसका गठन किया गया था। उसके बाद देखिए हंटर कमीशन 1882 में, शिक्षा से इसका संबंध था। रेले आयोग का संबंध किससे था, 1902 में आया, शिक्षा से इसका संबंध था। सैंडलर आयोग 1917 में, शिक्षा से संबंधित था। वहीं पर आगे बात करें हार्टोग कमीशन 1929 में, ये भी शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। फिर उसके बाद 1944 में आता है सार्जेंट आयोग, शिक्षा से संबंधित है। फिर उसके बाद देखें तो यहाँ पे हमने अभी तक जितने आयोग, चाहे वो वुड डिस्पैच हो, हंटर कमीशन हो, रेले आयोग हो, सैंडलर आयोग हो, हार्टोग आयोग हो एवं सार्जेंट आयोग, ये सब शिक्षा से संबंधित आयोग है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, आपसे कैसे पूछ सकता है, या तो डेट पूछ लेगा, या तो आप डेट बताइए, या तो पूछेगा मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, ठीक है, किस सन में आया था, या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा आयोग स्वतंत्रता पूर्व गठित कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यहां पे याद रखिएगा शिक्षा से कौन कौन, वुड डिस्पैच हो गया, हंटर कमीशन हो गया, रेले आयोग हो गया, सैंडलर आयोग, हार्टोग आयोग, सार्जेंट आयोग, ये सब शिक्षा से संबंधित है। और इसके बाद अन्य को देख लेते हैं। कैम्पबेल आयोग कब आया था, 1866 में आया था और ये अकाल से संबंधित था, ठीक है। कैम्पबेल आयोग जो था अकाल से संबंधित था। स्ट्रेची आयोग 1880 में आया था, ठीक, किससे संबंधित, ये भी अकाल आयोग था। वहीं पर लायल आयोग इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, 1886 में, ये भी अकाल से संबंधित था। फिर उसके बाद देखें मैकडोनेल आयोग, ये भी 1900 में आया था, अकाल से संबंधित था। आगे देख ले फाउलर आयोग, ठीक है, कौन सा, फाउलर आयोग, ये मुद्रा से संबंधित था, 1898 में आया था, ठीक है। हिल्टन यंग आयोग 1926 में, यंग हिल्टन कमेटी, ठीक है, मुद्रा से संबंधित था। आरबीआई की स्थापना इसी कमेटी की सिफारिश पर होती है। तो यंग हिल्टन कमेटी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, पीवाई में पूछा भी गया है कि आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, यंग हिल्टन कमेटी की। फ्रेजर कमीशन के बारे में जाने, 1902 में आया था फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है, एंड्रयू फ्रेजर जो थे इसके चीफ थे एंड्रयू फ्रेजर, और इन्हीं के नेतृत्व में फ्रेजर कमीशन बना था, 1902 में आया था, पुलिस प्रशासन से संबंधित था। स्कॉट मानक्रिक आयोग जो था वो सिंचाई से संबंधित था, ठीक है। स्कॉट मानक्रिक आयोग जो है 1901 में आया था, आपके पीवाई में पूछा जा चुका है। स्कॉट मानक्रिक आयोग किस सन में आया था, 1901 में, सिंचाई से संबंधित था। वेबिंगटन स्मिथ आयोग, ये भी मुद्रा से संबंधित था और 1919 में आया था। आगे देखिए मुंडी मैन कमेटी 1924 में आया था, पीवाई में पूछा जा चुका है, संबंधित किससे था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा शासन की कार्यप्रणाली में प्रशिक्षण हेतु यह आया था। मुंडी मैन कमेटी जो थी 1924 में आई थी। और इसी के बाद क्या होता है, जो साइमन कमीशन आता है वो इसी की सिफारिश पर आता है बाद में, ठीक है। विटले आयोग की बात कर ले, 1929 में आया था, किससे संबंधित था, ये श्रम से संबंधित था। स्प्रू आयोग की बात करें 1935 में आया और ये बेरोजगारी से संबंधित है, ठीक है। जो स्प्रू आयोग था किससे संबंधित था, बेरोजगारी से संबंधित था। कब आया था, 1935 में। चलिए आयोग के बारे में हमने जान लिया, किस सन में आया था, किससे संबंधित है, इनके पर चर्चा कर ली। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण अगला पॉइंट, उत्तरवर्ती मुगल दरबार के गुट, ठीक है। जो उत्तरवर्ती, जो बाद के मुगल शासक हुए ना, शाहजहां हुमायूं के बाद के जो मुगल शासक हुए, उनमें प्रमुख गुट के बारे में जान ले और उन गुट का नेतृत्व या उन गुट में कौन कौन लोग शामिल थे उसके बारे में जान लेते हैं। जो ईरानी समूह था, ठीक है, जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे उनके जो ईरानी समूह का निर्माण हुआ उसमें जुल्फिकार खान मेन था, ठीक है। उसके बाद जो तुरानी समूह था, ठीक है, तुरानी ग्रुप बना, गुट बना, उसमें चिनक्रीज खान मुख्य भूमिका में था। अफगानी समूह जो बना, ठीक है, अफगानी जो गुट था उसमें देखे अली मोहम्मद और मोहम्मद खान बंगस, ये अफगान गुट का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं पर हिंदुस्तानी गुट जो था उसमें सैयद बंधु, नाम क्या था, अब्दुल्ला खान और हुसैन खान, हुसैन अली, ठीक है, जिनको किंग मेकर भी कहा जाता है, ये उत्तरवर्ती मुगल शासकों के हिंदुस्तानी गुट से संबंधित थे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने उत्तरवर्ती मुगल दरबार में जो प्रमुख गुट है उनके बारे में चर्चा कर ली। आगे देखें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार एवं महत्व। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक, और उनका जो महत्व है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। देख लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार ना होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षा उपाय है। मतलब ये कोई खुद में स्वयं में कोई अधिकार नहीं है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अन्य जो अधिकार है उनके लिए रक्षोपाय है, मतलब रक्षा का उपाय है। उनके अन्य मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए रक्षा का उपाय की तरह कार्य करता है। अनुच्छेद 32, जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। ठीक है, ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने, ये पॉइंट है। और ये लेखपाल की परीक्षा में पूछा जा चुका है। 2015 में जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है। यूपी पीसीएस में अब तक लगभग 4 से 5 बार पूछा गया है कि संविधान के हृदय तथा आत्मा, ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा था? अनुच्छेद 32 को कहा है। ठीक है, तो याद रखना अनुच्छेद 32 को संविधान, ठीक है, अनुच्छेद 32 जिसके बिना संविधान अर्थहीन है और यह संविधान की आत्मा और हृदय है, ये किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं, जैसे गैर मूल संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक लौकिक अधिकार आदि। ठीक है, तो यहाँ पे जो गारंटी दी गई है केवल मूल अधिकारों की दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट जाइए या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अन्य अधिकार जो है उनके हनन पे इसका अधिकार नहीं प्राप्त है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। अगर जो मूल अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत कौन सा? हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिट की बात आ गई है तो आइए रिट के बारे में जान लेते हैं। 5 प्रकार की रिट होती है, उनमें सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। ये होता क्या है? इसके अंतर्गत गिरफ्तारी के आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित करे, ठीक है, उपस्थित दर्ज करे तथा उसके कैद करने की वजह बताए। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है इसका मतलब क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर सशरीर प्रस्तुत करना, ठीक है, और प्रस्तुत करिए, साथ ही साथ बताइए कि आपने गिरफ्तार क्यों किया है, ठीक है, और उस जो न्यायाधीश है न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करिए। निजी और सार्वजनिक दोनों के विरुद्ध इसे जारी किया जा सकता है। निजी और सार्वजनिक दोनों के विरुद्ध इस बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जा सकता है। आगे आता है अगला रिट है परमादेश। परमादेश रिट में क्या होता है? इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देता है कि वह उस कार्य को करे जो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। सबसे खास बात क्या है? जो परमादेश है वो निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। और इसका कार्य क्या होता है परमादेश का? इसका कार्य होता है इसके द्वारा न्यायालय अधिकारियों को, ठीक है, जो अधिकारी है उनको आदेश देते हैं कि आप वही कार्य करिए जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखें प्रतिषेध रिट देखते हैं। किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है। इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो प्रतिषेध होता है, प्रतिषेध का मतलब होता है कि कार्य अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य आप नहीं कर सकते, आपको कार्य करने से रोका जाता है। ठीक है, तो प्रतिषेध है। और यहाँ पे जो हमने बात की थी परमादेश की, उसमें क्या होता है कि उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है, उस कार्य को करे जो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। परमादेश का मतलब यही होता है कि अधिकारी को न्यायालय आदेश देता है कि आप उस कार्य को करिए जो आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जबकि प्रतिषेध का मतलब क्या होता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य नहीं कर सकते हैं। प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है तथा विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्थान के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्थान के खिलाफ आप प्रतिषेध रिट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखें उत्प्रेषण क्या है? पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। पोस्टमार्टम के रूप में जानी जाती है। जो उत्प्रेषण है इसको पोस्टमार्टम के रूप में जाना जाता है। किस रिट को पोस्टमार्टम के रूप में जाना जाता है? पीवाईक्यू में पूछा गया है। उत्प्रेषण को जाना जाता है पोस्टमार्टम के रूप में। प्रतिषेध व उत्प्रेषण में एक अंतर यह है कि प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्रवाई चल रही हो। इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई समाप्त होने के बाद
निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से जारी की जाती है। ठीक है, कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से जारी की जाती है उत्प्रेषण रिट। तो यहाँ पे हमने उत्प्रेषण के बारे में जान लिया। अब आगे जानते हैं अधिकार परीक्षा, जो हमारी 5वीं प्रकार की रिट है, उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, रिट साधारण अवस्था में संवैधानिक उपचारों को निलंबित नहीं किया जाएगा। ठीक है, संसद इनको लागू करने के लिए उचित अधिनियम बनाएगा। आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश अथवा अधिनियम के द्वारा भारत या उसके किसी प्रदेश में आवश्यकता अनुसार कुछ या सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। यह अधिकार परीक्षा के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 प्रकार के रिट के बारे में जान लिया। उसके बाद में आर्टिकल 32 के बारे में चर्चा कर ली। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जारी किया जाता है। 226 के तहत रिट किसके तहत, जो हाई कोर्ट होता है वो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। ठीक है, हमने पॉलिटिक्स चर्चा कर लिया, आइए बायोलॉजी चर्चा कर लेते हैं। तो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ऑर्थोलॉजी जोड़ों के अध्ययन से संबंधित होता है। साइटोलॉजी किसको कहा जाता है, जो कोशिका के विशिष्ट संरचना का अध्ययन, उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी दिल और उसके कामकाज का अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आता है। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों और पेड़ों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। एंटमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। ठीक है, जो फलों का अध्ययन होता है उसको पोमोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। आगे देखें, हेमेटोलॉजी रक्त तथा उससे होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। एंटमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे जो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब आइए देखते हैं राजभाषा से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, इनको चर्चा कर लेते हैं। राजभाषा का उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया। किसमें, भाग 17 में। आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा बताता है। आर्टिकल 343 है, इसमें संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग का उल्लेख है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है कि राजभाषा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 344 में है। 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में पहले राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में, बीजी खरे की अध्यक्षता में पहले राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। इसने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी थी। 1957 में रिपोर्ट की जांच हेतु गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, जिससे राजभाषा समिति का गठन किया गया था। ठीक, याद रखना, जो राजभाषा आयोग था इसका गठन बीजी खरे के नेतृत्व में, जबकि राजभाषा समिति जो है, ठीक है, राजभाषा समिति का गठन गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में 1957 में की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, जो रिपोर्ट सौंपी थी बीजी खरे ने उसकी जांच करना था। ठीक है, आगे देखिए आर्टिकल 345 में राज्य की भाषा, यहां पे देखिए संघ की भाषा और राज्य की भाषा का उल्लेख कहां पे, 345 में किया गया है। ठीक है, 346 में राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा का उल्लेख किया गया। जो आर्टिकल 346 है उसमें 2 राज्य हैं, जैसे आप तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को समझिए। तमिलनाडु तमिल और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए हिंदी चल रही है, तो दोनों के बीच में जो आपस में पत्राचार की भाषा क्या होगी उसका उल्लेख कहां पे, आर्टिकल 346 में किया गया है। 347 क्या कहता है, जनसंख्या के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा को प्रदान किए गए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। 348 क्या कहता है, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विषय का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे तब तक सर्वोच्च न्यायालय तथा सभी उच्च न्यायालयों की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, ऐसा प्रावधान 348 में किया गया है। ठीक है, 349 क्या कहता है, भाषा से संबंधित कुछ कानूनों को अधिनियमित करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया, ठीक है, अपनाने की बात कही गई है। संविधान लागू होने के पहले 15 वर्षों के दौरान आधिकारिक भाषा से संबंधित विधेयक या संशोधन पेश करने के पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है, ऐसा आर्टिकल 349 में कहा गया है। आधिकारिक भाषा जान लेते हैं। आधिकारिक भाषा का जिक्र हुआ, यहाँ पे आधिकारिक भाषा का जिक्र हुआ, तो आधिकारिक भाषा से संबंधित विधेयक या संशोधन को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग या राजभाषा पर संसदीय समिति की सिफारिश पर विचार करना चाहिए। ठीक है, जो आधिकारिक भाषा है, तो आधिकारिक भाषा से संबंधित कोई भी विधेयक आता है, ठीक है, या संशोधन होता है, उस पर मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति का कार्य है कि जो राजभाषा आयोग है या राजभाषा पर संसद की कोई समिति है, उस समिति से पहले सलाह करे, फिर अपनी मंजूरी प्रदान करे। ठीक है, इसका उल्लेख 349 में किया गया है। 349 के अंतर्गत ये बातें कही गई हैं। आगे देख लेते हैं 350 में क्या कहा गया है।
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधा प्रदान करना आर्टिकल 350 में कहा गया है। आर्टिकल 350 बी में क्या कहा गया है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का जिक्र किया गया है आर्टिकल 350 बी में। आर्टिकल 351 में क्या कही गई है बात, हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश दिए गए हैं आर्टिकल 351 में। ठीक है, तो यहां पे हमने चर्चा कर ली जो राजभाषा से संबंधित प्रमुख प्रावधान है उनके बारे में। अब आइए चक्रवात और उनके नामों का उल्लेख कर लेते हैं। चक्र एक तरफ दे रखा है, कहां पे किस नाम से जाना जाता है, और एक तरफ चक्रवात है। ठीक है, इस साइड में चक्रवात दे रखे हैं और उनको किस क्षेत्र में क्या कहा जाता है, इस तरफ क्षेत्र दे रखा है। तो हिंद महासागर में इनको चक्रवात कहा जाता है, जबकि जो कैरेबियन सागर है उसमें हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं, चीन सागर में टाइफून के नाम से जाना जाता है, और जापान में इनको ताइफू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, ताइफू। ठीक है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है, फिलीपींस में बगाइयो के नाम से जाना जाता है, और अमेरिका में टार्नेडो के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहां पे हमने देख लिया चक्रवात तथा उनके अन्य नामों के बारे में। अब आइए देख लेते हैं वैदिक कालीन संस्थाएं। ठीक है, सभा, समिति, विदत, परिषद, गण के बारे में जान लेते हैं। जो विदत नाम की संस्था है, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी वैदिक काल में। कौन सी संस्था थी आर्यों की सबसे प्राचीन, विदत। ठीक है, ये जनसभा होती थी और इसमें महिला और पुरुषों को समान भागीदारी थी, महिलाओं और पुरुषों की विदत में समान भागीदारी होती थी। ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है, 122 बार इसका उल्लेख किया गया है। अब आते हैं सभा। सभा के बारे में जान लेते हैं। विशिष्ट जनों की सभा थी ये। ठीक है, जो आधुनिक मतलब मान लीजिए कि जो विदत है वो किस प्रकार के, जब सभी जन सभा है, ये लोकसभा की तरह कार्य कर रहा है, वही जो सभा मतलब ये जो जनसभा है। ठीक है, और उसके बाद में जो सभा है, ठीक, सभा ये विशिष्ट जनों की सभा है, मंत्री परिषद की तरह कार्य करती थी। ये उच्च सदन होता था, जैसे आज की राज्यसभा है तो उसी तरह सभा कार्य करता था। ठीक है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख कितनी बार, 8 बार इसका उल्लेख किया गया है। कार्य क्या है, राजा के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में महत्वपूर्ण योगदान करना तथा न्यायिक कार्य करना, यह सभा का मुख्य कार्य था। अब देखिए समिति, देखिए जो सभा है वो राज्यसभा की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन जो समिति है ये लोकसभा की तरह होती है। लोकसभा की तरह कैसे, आम जन की यह सभा होती है, वर्तमान लोकसभा की तरह इसका वो है। इसका जो अध्यक्ष होता था उसको ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था, जो समिति के अध्यक्ष होते थे। ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख किया गया। देखिए सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का उल्लेख 9 बार किया गया है। ठीक है, और अथर्ववेद में ही सभा और जो सभा और समिति है, अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई हैं कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन है, जो सभा है और समिति है। सभा का उल्लेख 8 बार किया गया है ऋग्वेद में, जबकि ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख किया गया है समिति का। ठीक है, सभा राज्यसभा की तरह, समिति लोकसभा की तरह। अब बात कर लेते हैं गण की। संभवतः एक जनसभा थी जिसमें कुलीन लोगों के लोग शामिल होते थे। मुखिया को गणपति कहा जाता था। जो गणपति होते थे वो गण के मुखिया होते थे। परिषद की बात कर ले तो जनजातीय सैन्य सभा होती थी, उसको परिषद कहा जाता था वैदिक काल में। तो यहाँ पे प्रमुख हमने वैदिक कालीन संस्थाओं के बारे में चर्चा कर ली। तो हमने सभा समिति के बारे में चर्चा कर ली। अब आइए हम चर्चा करते हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, किसके बारे में, दादा भाई नौरोजी के प्रमुख लेख कौन कौन से, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ये किसका लेख है, तो ये दादा भाई नौरोजी की किताब है, उसमें लिखा गया है। ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसका लेख है, ये भी आर्टिकल दादा भाई नौरोजी का है। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये किसका है, ये भी दादा भाई नौरोजी का है। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये भी दादा भाई नौरोजी का है। तो ये चारों लेख जो है, इन चारों लेख को आप याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये पूछे जाएंगे आपसे। चलिए आगे चर्चा करें। स्वदेशी आंदोलन के बारे में जान लेते, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। इससे संबंधित जो तथ्य हैं उन तथ्यों पर चर्चा कर लें। लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी आंदोलन किस लिए हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में इसका आयोजन किया गया था। जो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रू फ्रेजर, ठीक है, जो फ्रेजर कमीशन बना था इसी के उसमें बना था, तो ये बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था एंड्रू फ्रेजर। उस टाइम पे कौन था, जो बंगाल विभाजन हुआ, जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उस टाइम पे बंगाल का लेफ्टिनेंट कौन था, एंड्रू फ्रेजर। 1903 में विभाजन का प्रस्ताव सार्वजनिक किया गया। कब किया गया, तो 1903 में जो विभाजन का प्रस्ताव था बंगाल विभाजन का, उसको प्रस्ताव को सार्वजनिक कर दिया गया था। उसके बाद देखिए 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा की गई। जो घोषणा हुई थी ये कब हुई थी, डेट पूछा गया था, ठीक है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। और जो विभाजन होता है वो कब प्रभावी होता है, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हो जाता है। ये आपके पीवाईक्यू में दोनों पॉइंट पूछे जा चुके हैं, ठीक। 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा की गई थी, जबकि जो इसका प्रस्ताव था वो 1903 में ही वो कर दिया गया था।
सार्वजनिक कर दिया गया था, विभाजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए इस दिन को शोक दिवस व रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया। जो बंगाल विभाजन था, बंगाल विभाजन का दिवस यानी कि 16 अक्टूबर को शोक दिवस, ठीक है, तथा राखी दिवस के रूप में मनाया गया। राखी दिवस का उद्देश्य यही था कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के हाथों पे कलाइयों पे राखी बांधे, ठीक है, और आपसी भाईचारे का प्रदर्शन करें। इस आंदोलन में स्वदेशी स्वशासन, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया गया। नेतृत्व किसने किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो 1905 का स्वदेशी आंदोलन था उसका नेतृत्व किया गया। इसी के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। जो वंदे मातरम था यह राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार, क्या नाम था? H.W. डेविंसन, इसी आंदोलन से जुड़े थे। जो H.W. डेविंसन थे, ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, किस आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। आगे बात कर ले, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, नोट यहां पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं। सर्वप्रथम ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में सबसे पहले जो विदेशी वस्तुएं हैं उनके बहिष्कार का सुझाव दिया था। ठीक है, तो याद रखना, कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सबसे पहले सुझाव अपनी पत्रिका संजीवनी में कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। अब आगे देख लेते हैं, क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। क्रोनोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप जाएंगे पूर्वावलोकन देखेंगे तो 4-5 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से इसी क्रोनोलॉजी से पूछी गई है। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में आया था, जानते ही है। क्रिप्स मिशन स्टोफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में होता है, ग्वालियर टैंक मैदान आपको पता ही होगा। उसके बाद देखें वेबल प्लान कब का है? 1945 का है। वेबल प्लान के बाद क्या आता है? शिमला सम्मेलन 1945 का। कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को। अंतरिम सरकार का जो गठन होता है 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित की जाती है। 15 लोगों को मंत्रिमंडल दिया जाता है। वेबल इसके मंत्री जो वो होते हैं, वेबल होते हैं, वो चीफ बनते हैं, अंतरिम मंत्रिमंडल के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को। आगे देखें, बंगाल के नवाबों का क्रम देख लेते हैं। नवाबों का क्रम, अब ये क्रम यहाँ डेट लिखा हुआ है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्रम इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, युग्म सही है। तो युग्म के अनुसार अगर जो देखें तो मुर्शीद कुली खान, फिर उसके बाद अलवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जफर, फिर उसके बाद में निजाम उद्दौला, फिर उसके बाद सैफ उद्दौला और मुबारक उद्दौला। तो ये है क्रम, जो बंगाल के नवाबों का क्रम है। आप ये क्रम एक बार देख लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे देखें, राज्यों में अनुच्छेद 71, ठीक है, 71 ए से लेकर जेड के तहत जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, आर्टिकल 371 के तहत जो विशेष प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किस राज्य के लिए प्रावधान किया गया है उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 बी में असम से संबंधित विशेष प्रावधान है। 371 में मणिपुर से संबंधित विशेष प्रावधान है। 371 डी और ई में आंध्र प्रदेश से संबंधित विशेष प्रावधान है। 371 एफ में सिक्किम से संबंधित विशेष प्रावधान है। 371 जी में मिजोरम से संबंधित विशेष प्रावधान है। 371 एच में अरुणाचल प्रदेश से संबंधित विशेष प्रावधान है और 371 आई में गोवा से संबंधित, जबकि 371 जे में हैदराबाद और कर्नाटक से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं। और ये प्रावधान आपकी परीक्षा में पीवाईक्यू में कई बार पूछे गए हैं, तो इस वजह से ये प्रावधान इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है, जैसा थंबनेल में आप पढ़ रहे हैं, 40 से 50 क्वेश्चन का जो खेल है वो इन्हीं सब स्लाइडों से होता है, इन्हीं सब टॉपिकों से होता है। अब आइए सतत विकास लक्ष्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, एसडीजी गोल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला का लक्ष्य क्या कहता है? गरीबी को पूर्ण रूप से समाप्त करना हमारा पहला लक्ष्य है एसडीजी के अंतर्गत। भुखमरी की समाप्ति एसडीजी 2 लक्ष्य 2 है। अच्छा स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर जो है वो लक्ष्य 3 के अंतर्गत आता है। लक्ष्य 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। लक्ष्य 5 में लैंगिक समानता, जो लैंगिक समानता है, समानता की बात की गई है, वो लक्ष्य 5 है। लक्ष्य 6 पीवाईक्यू में पूछा गया है 2019 के यूपीपीसीएस में, साफ जल और स्वच्छता की बात जो की गई है, सैनिटेशन की बात की गई है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो लक्ष्य 6 है उसमें बात की गई है। लक्ष्य 7 देखें, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा की बात की गई है। अच्छा काम और आर्थिक विकास की बात लक्ष्य 8 में की गई है। लक्ष्य 9 में उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास की बात की गई है। लक्ष्य 10 में क्या कहा गया है? असमानता की कमी। देखिए याद करने का तरीका, आर्टिकल 5 में समानता, लैंगिक समानता, और 10 में मतलब जो लक्ष्य 5 है उसमें लैंगिक समानता और लक्ष्य 10 में असमानता की कमी। तो यहां पे देखिए समानता, असमानता, ठीक है, ये दोनों आप याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। लक्ष्य 11 क्या कहता है? टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, लक्ष्य 11 है। लक्ष्य 12 क्या है?
जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन करना लक्ष्य 12 के तहत है। लक्ष्य 13 क्या है? जलवायु परिवर्तन, ठीक है। वहीं पर पानी में जीवन यानी कि जल के नीचे जीवन जो है ये लक्ष्य 14 में है। भूमि पर जीवन यानी कि लाइफ ऑन लैंड, ये किस लक्ष्य के अंतर्गत, किस गोल के अंतर्गत? गोल 15 के अंतर्गत है। लक्ष्य 16 में शांति और न्याय के लिए संस्थान, ठीक है, ये लक्ष्य 16 में बात की गई है। लक्ष्य 17 में लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी की बात की गई है। तो यहाँ पे हमने सतत विकास लक्ष्यों के बारे में चर्चा कर ली, जो 2030 तक जिनको प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया कि सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं ब्रिटिश काल में स्थापित प्रमुख शैक्षणिक संस्थान, इनके बारे में चर्चा कर लें। कलकत्ता में पहला मदरसा खोला गया 1981 में, किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, ठीक है। तो ब्रिटिश काल में जो प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है उनके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना कब होती है? 1784 में होती है। विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहन देने हेतु इसकी स्थापना होती है। एशियाटिक रिसर्च पत्रिका का उद्घाटन यहाँ पे किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है। बनारस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1991 में होती है, जोनाथन डंगन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1801 में होती है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। वहीं पर कंपनी के सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं एवं रीति रिवाजों का प्रशिक्षण देने हेतु इसकी स्थापना, जो फोर्ट विलियम की स्थापना होती है, कंपनी के जो सिविल सेवक होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए की जाती है, ठीक है। 1802 में इसे बंद कर दिया जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, इसके बारे में जानकर तो इसके बारे में आप देखें तो 1804 में इसकी स्थापना होती है। वहीं पर सर जेम्स मार्किनटोस के द्वारा इसकी स्थापना होती है, ठीक, मार्किनटोस के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना होती है। आगे देखें, हिंदू कॉलेज जो है इसकी स्थापना 1817 में होती है, कोलकाता में इसकी स्थापना की जाती है। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से राजा राममोहन रॉय द्वारा, किसके द्वारा? डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ है, उनके सहयोग से राजा राममोहन रॉय के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कलकत्ता में की जाती है। पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। मेयो कॉलेज यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, 1875 में इसकी स्थापना होती है, अजमेर में लॉर्ड मेयो के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। आगे देखें, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, 1875 में इसकी स्थापना अलीगढ़ में होती है, सर सैयद अहमद खान के द्वारा, किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास जो है इसके बारे में जान लेते हैं। चार्टर एक्ट कब आता है? 1813 में आता है और इसी में प्रावधान किया जाता है कि भारत में शिक्षा हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का अनुदान का प्रावधान किया गया। भारतीय भाषाओं में जो शिक्षा हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान इसमें चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो आया 1813 में। वही हम बात करें मैकाले का संस्करण पत्र या मैकाले मिनट, इसमें देखें तो शिक्षा के माध्यम जो होगा वो अंग्रेजी होगा, कहा गया मैकाले मिनट में। पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया गया। अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो थी कि शिक्षा छन छन कर जन जन तक पहुंचनी चाहिए, यह सिद्धांत मैकाले के द्वारा दिया गया था मैकाले मिनट में। आगे देखें, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव मैकाले मिनट से ही पड़ती है, ठीक है, मैकाले मिनट से ही। आगे देखें, वुड डिस्पैच की बात कर ले, कब आया? 1854 में वुड डिस्पैच आया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, तो वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दी गई, जो वुड डिस्पैच था उसमें स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दी गई। उच्च शिक्षा को कहा गया कि जो देखिए स्थानीय भाषाएं, जो प्राथमिक शिक्षा है वो दी जाए स्थानीय भाषा में, लेकिन जो उच्च शिक्षा है वो अंग्रेजी भाषा में दी जाए। ये बात किसने कही थी? वुड डिस्पैच में कही गई थी। पहली बार महिला शिक्षा पर बल दिया गया, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर बल दिया गया। बंगाल, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में किसके अंतर्गत? वुड डिस्पैच के अंतर्गत की गई थी। आगे देखें, हंटर आयोग की बात कर ले, ठीक है। तो हंटर आयोग 1882-83 लॉर्ड रिपन के समय में आया था। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा थी वो स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, ऐसा हंटर आयोग में कहा गया था, ठीक है। आगे देखें, रेले आयोग लॉर्ड कर्जन द्वारा नियुक्त 1902 में आया था। भारत में विश्वविद्यालयों की दशा का अध्ययन करने हेतु इसको लाया गया था। इसमें 2 भारतीय सर सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा गुरदास बनर्जी को शामिल किया गया था। इसकी सिफारिश पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया था। जो रेले आयोग था इसी की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का था वो आया था। आगे बात कर ले, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 विश्वविद्यालयों में शिक्षा तथा शोध पर अधिक बल दिया गया। इसके अंतर्गत
सरकार को विश्वविद्यालयों के सीनेट के विनियमन में वीटो करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, जो सरकार थी उसको विश्वविद्यालयों के जो सीनेट होते थे उनमें वीटो करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी के तहत सैंडलर आयोग की बात कर ले, 1917 से 1919 के बीच में रहा। कलकत्ता विश्वविद्यालय के समस्याओं के अध्ययन पर इसका गठन किया गया था। इसमें 2 भारतीय आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद को शामिल किया गया। स्कूली पाठ्यक्रम 12 वर्षों का होना चाहिए, ऐसा प्रावधान सैंडलर आयोग ने बताया था, ऐसा सुझाव दिया था कि जो स्कूली पाठ्यक्रम है वो 12 वर्षों का होना चाहिए। हार्टोग समिति जो है इसके बारे में बात कर ले तो प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। 1929 में आया था। केवल पात्र विद्यार्थी ही हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट में प्रवेश ले, जो पात्र विद्यार्थी हैं वही केवल हाई स्कूल इंटरमीडिएट में प्रवेश ले, ऐसा कहा गया था। औसत विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश प्राप्त करे, ऐसी बात कही गई थी हार्टोग समिति में। ठीक है, वर्धा शिक्षा आयोग, इसके बारे में देखें 1937। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा इसका प्रस्तावित किया गया। आगे देखें डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया था। जो वर्धा शिक्षा आयोग था 1937 का, इसका जो प्रारूप था किसने तैयार किया? जाकिर हुसैन ने तैयार किया था। शिक्षा के साथ साथ हस्तकलाओं पर इसमें बल दिया गया। उसके बाद देखिए सार्जेंट आयोग 1944 में आता है। 3 से 6 वर्ष के आयु समूहों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात इसमें की गई। 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क एवं सार्वभौमिक तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की बात कही गई। 12 वर्ष में वयस्क निरक्षरता को समाप्त करना इसका लक्ष्य रखा गया, लक्ष्य निर्धारित किया गया सार्जेंट आयोग के द्वारा 1944 की। अब देख लेते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक, मुगल कालीन भूमि के प्रकार। जो मुगल कालीन भूमि होते थे उसके प्रकारों के बारे में जान ले। पोलाज, नियमित रूप से जो खेती होती थी यानी कि वर्ष में 2 बार जो फसल उगाई जाती थी उस भूमि को क्या कहा जाता था? पोलाज के नाम से। परती किसको कहा जाता था? 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर जो खेती होती थी उसको परती कहा जाता था। वहीं पर हम बात करें चाचर की, तो चाचर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर जो खेती होती थी वो चाचर कहलाती थी। बंजर की बात कर ले तो खेती योग्य नहीं, जो खेती योग्य भूमि नहीं होती थी उसको बंजर कहा जाता था। ठीक है, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। जो बंजर भूमि होती थी उस पर लगान वसूल नहीं किया जाता था। तो यहाँ पे हमने मुगल कालीन भूमि के प्रकारों की बात कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आज का QRS का वीडियो था, क्विक रिवीजन सीरीज का प्रीलिम्स फैक्ट का, वो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करने के साथ साथ लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।